बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकेंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला शुरू करते हैं आज हम। इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले में डेफिनेशन आती है ऑक्सीडेशन की, उसके बाद में आएगी इसमें डेफिनेशन रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोला जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। रिडक्शन का हिंदी में नाम क्या रहेगा, अपचयन आ गया। तो एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगी इसमें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोसेस होती है, एक प्रकार की प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किए जाते हैं, वो है प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के नाम से जानी जाती है, ठीक है। डेफिनेशन में लिखी जाएगी कि वह प्रोसेस इन विच जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसके अंदर इस प्रकार से मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागने की। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी की प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में वो सारी की सारी मेटल एनायंस के अंदर चेंज हो जाती है, मेटल कैटायंस का फॉर्मेशन है वो कर लेती है। देखिए एम कोई एक मेटल लिए, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव में चार्ज आएगा। तो ये यहाँ पे मेटल का क्या बन गया, कैटायन बन गया। अब ये जो प्रोसेस हुई इसमें मेटल से एम पॉजिटिव ये आयन बनाए, ये जो प्रोसेस हुई इस प्रोसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मेटल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये प्रोसेस किस नाम से जाएगी, ऑक्सीडेशन के नाम से। तो वह प्रोसेस या वह रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी परमाणु हो, कोई भी तत्व हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद में इसके अंदर सेकेंड प्रोसेस आती है रिडक्शन की। देखिए रिडक्शन में देखिए इसके अंदर क्या है, रिडक्शन इससे अपोजिट प्रोसेस चलेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो भी एलिमेंट्स है, जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करता हो। तो दूसरी जो प्रोसेस है वो चलेगी यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोला जाएगा अपचयन। इसमें लिखना है आपको कि वह है जिसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, वह प्रोसेस रिडक्शन या अपचयन के द्वारा के नाम से जानी जाती है। तो वह रिएक्शन या वह विक्रिया जिसमें जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, जो भी एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो ये विक्रिया किस नाम से जानी जाएगी, अपचयन के नाम से जानी जाती है। जैसे कि ये है, अब दो प्रकार से हो सकता है कोई उदासीन परमाणु पहले से ही उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, अब एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा, एन नेगेटिव आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा उतना ही चार्ज कितने में आता है, नेगेटिव में आता है। तो हम बोलेंगे उदासीन परमाणु से इसमें क्या बन गया, एक एनायन का निर्माण है वो हो गया, उदासीन परमाणु से एनायन बन गया। अब यदि पहले से कोई कैटायन हो, ये तो उदासीन परमाणु था, ये कैटायन है, कैटायन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जितना इस पे चार्ज मान लीजिए एन चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उदासीन परमाणु में चेंज हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा न्यूट्रल। अब ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाते हैं, रिडक्शन कहलाते हैं। इसको भी रिडक्शन बोलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, ये नहीं देखा जाता इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो सकता है रिएक्शन के अंदर जो अपचयन हो रहा तो उसमें उदासीन परमाणु भी हो सकता है कोई धनायन हो। यदि उदासीन परमाणु होता है तो एनायन में चेंज होता है, यदि धनायन होता है तो किस में चेंज होता है, उदासीन परमाणु में चेंज हो जाता है। दोनों ही प्रोसेस, इन दोनों में ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इस कारण से इस प्रोसेस को यहाँ पे अपचयन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट अब अपने को पढ़ना है, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया इसमें अपचयन का। अब आता है एक तीसरी प्रोसेस, फेज का नाम लिखा हुआ आता है, उसमें चलता है रिडक्स रिएक्शन या रिडक्स प्रोसेस भी बोल देते हैं या फिर रिडक्स रिएक्शन, एक बात है, रिएक्शन प्रोसेस एक ही नाम होता है। रिडक्स आ गया, रिडक्स का हिंदी में जो नाम से ऐसे होता है इसको बोलते हैं उपचय, उपचय ये नाम है। इसका मतलब हम जो ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, सो ऑक्सीडेशन को हम हिंदी में ऑक्सीकरण के अलावा उसको हम उपचयन भी बोलते हैं, और जो रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यदि इन दोनों नामों को मिला दिया जाए, अपचयन उपचयन, तो क्या बनता है, उपचय उपचयन बनता है। लगा लीजिए तो ये बन गया। तो ये होता है इस रिडक्स रिएक्शन का मतलब उपचय उपचयन रिएक्शन।
इसका मतलब दोनों नाम एक साथ में आ गए, तो ये जो रिएक्शन होगी उसमें उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन भी होता है, प्लस में अपचयन यानी रिडक्शन भी होता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही पदार्थ का इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि रिएक्शन लिखी हमने मेटल, ये लिख दिया एम, एन पॉजिटिव प्लस में एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये बन गया और साथ में ये बन गया मेटल। ऐसा एरो लगा दिया हमने, ये जो एरो लगाया है। अब देखें, अब दो रिएक्शन बन गए ना, इस रिएक्शन को हम टू पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, हम बोलेंगे इसमें दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक तो इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है इस वाले एरो के थ्रू, दूसरा इससे अकेले से इस एरो के थ्रू ये बना। दो रिएक्शन बने, दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। पहले वाले को लिखें तो एम एन पॉजिटिव प्लस में एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रहण करके क्या बना लिया इसने, मेटल एम बना लिया। सेकेंड वाले में ये अपोजिट में चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एम से स्टार्ट होकर चलेगी, तो यहाँ पे आकर के ये एम एन पॉजिटिव प्लस में क्या बनाएगी, एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाएगी। इसी प्रोसेस को हमने दो बार लिखा है। देखें इसके अंदर इस वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, इसमें एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में थी तो दोनों डायरेक्शन अलग अलग करके लिख दी। इसमें ये कैटायन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन या अपचयन के नाम से जानते हैं। इस वाले में ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके कैटायन और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बना रही है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, त्याग रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए, तो वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो हम कहेंगे जो ये प्रोसेस हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ में चल रहे हैं। एक डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है, एक डायरेक्शन में क्या रिडक्शन है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आएगा रिडोक्स रिएक्शन डेफिनेशन में कि वे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस है वो एक साथ संपन्न होती हैं। अब एक साथ मतलब ये नहीं होगा कि एक इसी डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है इसी में अपचयन है, ऐसा नहीं होता। एक डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है, एक डायरेक्शन में क्या होगा, रिडक्शन। ये वाला एरो वहां पे जरूर मिलता है। इस एरो का मतलब ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि वे रिएक्शन या प्रोसेस इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, वे अभिक्रिया रिडोक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये हो गया इसमें रिडोक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब इसमें करके देखें एग्जाम्पल रिडोक्स रिएक्शन का, इसके अलावा एक और देखें। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे ये जिंक है, प्लस में था Cu+2 आयन, ये सॉलिड स्टेट में है, ये यहाँ पे एक्वस स्टेट में है। इन दोनों ने जुड़ करके बना लिया यहाँ पे Zn+2। आयन्स होते हैं वो एक्वस फॉर्म में होते हैं हमेशा ही, और जो न्यूट्रल होते हैं परमाणु धातुओं के वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और ये बना लिया यहाँ पे E, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बोला हुआ कि इसमें बताएं किस प्रकार की रिएक्शन है, रिडक्शन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, या किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। 5 से टर्म आती है इसमें। एक तो इसमें आती है ऑक्सीडेशन वाली टर्म, एक इसमें लिखी जाती है रिडक्शन यानी अपचयन वाली टर्म, एक लिखी जाती है इसमें रिडक्टेंट यानी कि अपचायक होता है, और एक होता है ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीकारक होता है। 4 वर्ड है इस एक रिएक्शन के अंदर लिखे जाएंगे। अब देखें इसके अंदर हम बोल रहे हैं इसमें दो रिएक्शन हो रही है। पहले ये जिंक है, Zn है, वो Zn+2 भी जा रहा है। कब जाएगा, जब ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। माइनस में का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है जिंक, त्यागने के द्वारा ये इसमें जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागना भी ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना भी ऑक्सीकरण है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन भी त्याग रहा है तभी तो इसमें +2 में चेंज होगा, साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 तक बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है जिंक है उसका जिंक+2 आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक पता चल गया अपने को कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये वाला आ गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से Cu+2 है वो कॉपर में चेंज हो जाती है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 में। तो रिडक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो मैंने बोला था ना कैटायन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कोई उदासीन परमाणु है वो भी हो सकता है। इस वाले में Cu+2 से जब Cu की तरफ जा रहा है तो इस वाली रिएक्शन के अंदर Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है +2 का वो न्यूट्रल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेगेटिव लेके आएंगे, -2 +2 से कैंसिल हो गया, Cu में आ जाएंगे।
तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, बोलेंगे कि कहाँ से करा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक कॉपर ग्रहण करा है, Cu+2 आयन ग्रहण करा है, ये ग्रहण करके कॉपर Cu में चेंज हो गया। तो हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि Cu+2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये भी एक अपचयन अभिक्रिया है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना भी क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी 0, +2 से 0 की तरफ जा रहे हैं ना, +2 के बाद में +1 आती है, फिर 0 आती है, +2 से 0 की तरफ कम होती जा रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, दोनों ही प्रोसेस अपचयन के नाम से जानी जाती है। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इस वाली रिएक्शन के अंदर Cu+2 का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हो गया, ये भी हो गया। अब ये देख लें 2 वर्ड, अपचायक और ऑक्सीकारक। रिडक्टेंट को हम हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे अपचायक, ऑक्सीडेंट को हिंदी में बोलेंगे हम ऑक्सीकारक। इसको हम ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी बोल देते हैं, इस कारण से इसको हम यहाँ पे उपचायक भी कहेंगे। अब इसी रिएक्शन में समझना है अपने को कि अपचायक क्या होता है और ऑक्सीकारक इसमें क्या रहेगा। के बाद में देख, अब इसमें देखना है कि ऑक्सीकारक कौन सा। अपचायक में आता है कि जो दूसरे का अपचयन, जो ये काम करता है ना, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अपचायक का मतलब अपचयन जैसा नाम दिख रहा है इसमें, इसका मतलब है कि जो अपचायक एक प्रकार का पदार्थ होता है, ये वाली एक प्रकार की रिएक्शन प्रोसेस है, ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो अपचायक वह पदार्थ होगा जो दूसरे का अपचयन करता है, दूसरे का अपचयन करेगा तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो वे सभी पदार्थ जो दूसरे का अपचयन करते हैं और खुद का ऑक्सीकरण होता है, वे अपचायक कहलाते हैं। जबकि वे सभी पदार्थ जो दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे का उपचयन करते हैं, और जिनका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है। जिन दूसरे का जो करेंगे ना, खुद का उससे अपोजिट रहेगा। जैसे ये वाले दूसरे का अपचयन करते हैं तो इनमें खुद का ऑक्सीकरण होता है, और ये वाले जो है ये दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, इनका खुद का क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे कि अब ये देख लें, ये क्या कर रहा है, जिंक इसका क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर के इसका अपचयन कर रहा है। जिंक अपचयन कर रहा है, तो जिंक यहाँ पे क्या कहलाएगा, अपचयन करने वाला क्या होता है, अपचायक। तो यहाँ पे जो जिंक है वो क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट या अपचायक के नाम से इसको जाना जाएगा। अब Cu+2 आयन है वो क्या कर रहा है, इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। तो जिंक क्या क्या हो रहा है, जिंक जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो Cu+2 आयन जो है वो इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस 2 इलेक्ट्रॉन लेने से ही इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए Cu+2 आयन को यहाँ पे क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। इस फिक्स में अब इनको ऑक्सीकारक अपचायक बोलता है ना, ये वाले नहीं होते, ये वाले चलते हैं इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में। ये हो गया ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। इसके बाद में आता है कि इस प्रकार से जो ये ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन होती है, या फिर हम बोले यहाँ पे एक मेटल थे, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये जाकर के पीछे ये रिएक्शन ये बोला ये रिएक्शन जहाँ पे भी हो रही है, जिस भी मेटल्स के ऊपर, ये मेटल कोई एक ही है ना, इस मेटल के ऊपर ये वाली रिएक्शन हो रही है, तो इस मेटल के ऊपर एक पोटेंशियल या विभव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस मेटल परमाणु और इस मेटल आयंस के कारण से, इन दोनों के विभव में अंतर के कारण से, इस मेटल के ऊपर जो मेटल की रोड है अपने पास में, जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो रही है, उसके ऊपर एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। हो गया इतना। अब देखें, अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहेंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण से इस इलेक्ट्रोड के, मेटल का इलेक्ट्रोड ये, इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, इससे क्या बोला जाएगा, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसके कारण से, कौन सी रिएक्शन के कारण से उत्पन्न हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके कारण से ये पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल है वो भी कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल के नाम से भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंप्लीट। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी होगी, प्रोसेस भी होगी, रिडॉक्स पोटेंशियल भी हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। अब ये बोल रहे हैं कि एक प्रकार से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में इसमें लिखा हुआ है कि अपन ले रहे हैं प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, प्लेटिनम मेटल्स है, इसका हमने इलेक्ट्रोड लिया,
इसके ऊपर हमने HCl का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया। HCl का 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। इन विलयन के अंदर प्लेटिनम धातु की एक इलेक्ट्रोड छड़ है वो बनाएगी। यहाँ से H2 गैस है वो प्रवाहित की गई। तो H2 गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स H2 गैस से निकल गए वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट 2H पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके वो H2 गैस बनाते हैं। तो प्लेटिनम का जो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुलों के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन गैस है यहाँ से प्रवाहित की जाएगी। इस कारण से यहाँ पे सूर्य ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस भी होती है जो कि किस पे मानते हैं हम 1 atm प्रेशर पे यहाँ पे ली जाती है। तो इस प्रकार से प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है उसके पास में क्या आता है, हाइड्रोजन गैस है और बुलबुलों के रूप में मुक्त हो जाती है। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ पे प्रेशर लिया है हमने 1 atm। ये जो प्रोसेस हुई थी इलेक्ट्रोड के अंदर उस टाइम टेम्परेचर रखा था हमने 298 केल्विन टेम्परेचर। HCl की कंसंट्रेशन हमने रखी थी 1 मोलरिटी। तो तीनों ही क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जब कोई रिएक्शन है सेल के अंदर हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन तीन ही मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानक ताप बोलते हैं, इसको मान के चलते हैं हम 298 पॉइंट। वैसे तो इतना होता है कि केल्विन के निकल जाता है इसके अंदर, लेकिन इसको 298 केल्विन ही मान लिया जाता है। ये भी सही है, 298 लिख देंगे वो भी सही है। प्रेशर मानते हैं यहाँ पे 1 atm मान लो, चाहे आप 1 बार मान लो, दोनों ही मानक ताप माने जाएंगे। कंसंट्रेशन जो आती है उसको आपको हमेशा ही 1 मोलरिटी में रखना होता है। ये तीनों कंडीशन रख करके जब हम कोई भी सेल रिएक्शन करवाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसका जो सेल पोटेंशियल होता है, सेल विभव आता है, उसका मान क्या आता है, 0। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो मानक परिस्थितियों में हो रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। इस कारण से इसके विभव को हम ई नोट को हम किसे लिखेंगे, ई को हम इसके ऊपर नोट लगा दें। नोट का मतलब यहाँ की रिएक्शन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हो रही है। इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब ये हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन थे ना, ये टूट करके H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बनाता है। ये H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ ये जो प्लेटिनम धातु का टुकड़ा है जो इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रहा है, इसके पास में बुलबुलों के रूप में गैस मुक्त हो जाती है। ये इसकी सेल रिएक्शन है। इस प्रकार से इसमें सेल रिएक्शन होती है। टेम्परेचर प्रेशर से भागा। अब बोले इस कारण से इस सेल को यहाँ पे SHE के नाम से जाना जाता है। SHE की फुल फॉर्म लिखी जाए तो ये रहेगी यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके SHE के इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा ही कितना होता है, 0 आता है। 0 आता है, पहले से ज्ञात है, हमेशा 0 रहेगा। इस कारण से इसका उपयोग हम किसी भी सेल का किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो हम उसके साथ में, अब अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता है, तो पहले में सेल बनाना होता है। सेल बनाने के लिए हमें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जिसका पहले से हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो, तो वहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, और इसको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो अभी बता रहे हैं ना, ये सारा का सारा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में याद आ जाए एक नंबर में कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो ये वाला पूरा लिखे आना इसके अंदर। ठीक है, ये कंडीशन होगी स्टैंडर्ड कंडीशन, लास्ट में इसका ये सेल रिएक्शन होगी, या फिर सेल रिएक्शन नहीं माने तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है तो इसको हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन बोल देंगे। तब इसमें लास्ट में इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये पहले से ज्ञात है अपने को, इस कारण से इसका यूज हम इस इलेक्ट्रोड का यूज हम इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए सेल बनाने में किया था, क्योंकि पूरे सेल का आसानी से निकाल सकते हैं। पूरे सेल का जो भी आएगा वो उसी इलेक्ट्रोड का होगा, इसका तो होगा नहीं क्योंकि इसका तो 0 है। तो जो साथ वाला इलेक्ट्रोड इसके साथ में लगा करके हमने सेल बनाया है वो उसका हो, जैसे कि अपने को जिंक वाले का निकालना है, जिंक इलेक्ट्रोड है जिंक धातु का, उसका सेल इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो हम क्या करें, इसके साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ करके हम एक सेल बना लेंगे। सेल बन गया। अब इस सेल का जो भी ई सेल निकल के आएगा, जो भी इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा वो जिंक का ही होगा ना, जिंक वाले का होगा, क्योंकि इसका तो पता है 0 है। इन दोनों का योग इसके इक्वल है। ये जब पहले से 0 तो बचती सेल किसके इक्वल आएगा, जिंक वाले इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के इक्वल आएगा। इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना आता है।
तो इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम है, जैसा कि उसी प्रकार से इसका यूज है वो किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर कि दो प्रकार के सेल बनाए हुए हमने देखें। ये बना दिया, एक साइड में हमने लिख दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक साइड में हमने लिख दिया इसके अंदर जिंक वाला इलेक्ट्रोड। इन दोनों को जोड़ करके हमने एक सेल बना लिया। अब ये बोल रहा है कि इसका जो ई सेल निकल के आया था वो ई सेल निकल के आया था माइनस में 0.74 वोल्ट, ये निकल के आया। तो ये बोला इन दोनों का जो योग आता है एक प्रकार से वो इसके इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे अभी जो माइनस में 0.74 आया वो किसका है, जिंक का ही आया है, क्योंकि इसका तो क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार से यदि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जिंक वाला नहीं जोड़ के इस बार कॉपर वाला जोड़ना चाहिए, कॉपर इलेक्ट्रोड इस बार यदि हमें जोड़ना है तो क्या होगा, इसके अंदर इसका जो ई सेल निकल के आता है वो आता है यहाँ पे प्लस में 0.34 निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वोल्ट निकल गया। तो पता है इन दोनों से मिलके बना हुआ सेल है उसका आया है, तो ये तो पहले से पता है। इसका तो क्या होता है, 0 होता है, पीछे देख के आए। तो जो भी बचा हुआ आएगा सेल का इलेक्ट्रॉन विभव किसका होगा, कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव के बराबर होता है। और इसमें बोलते हैं कि इस वाले के अंदर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। यानी ये तो किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह, और ये कार्य करता है यहाँ पे एनोड की तरह। जब जिंक हो तब की बात आ रही है, और ये यहाँ पे कार्य करेगा कैथोड की तरह। लेकिन जब ये कॉपर के साथ में जोड़ा जाए तो कॉपर का यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखें एक सेल में इसका क्या रिडक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, एक में इसका ऑक्सीडेशन। तो ये फिक्स नहीं है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा ही हम कैथोड के रूप में यूज करेंगे या एनोड के रूप में, किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। प्रकृति देखनी है साथ में इसके साथ में जुड़े हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की। यदि इसकी इलेक्ट्रोड त्यागने की यदि कोई धातु है जो जिंक के साथ जुड़ी, इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जुड़ी हुई है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यदि इससे ज्यादा होती है तब ये इस पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की तरह कार्य करेगा। हालांकि लिखते इसको जिंक को इस साइड ही है, क्योंकि एनोड इस साइड बाई साइड करते हैं, उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जिंक की यहाँ पे अपने को पता है, जो कल टेबल बनाएंगे उस टेबल में आता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आता है जिंक और यहाँ पे आता है कॉपर। इसका मतलब इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके अंदर जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर से होता है, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातुएं होते हैं इस सीरीज में उन सभी की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो उनका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा ही क्या बनाती है, एनोड बनाती है। इनके साथ में SH का यूज किया तो वो क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। अब यदि इस साइड चला जाए तो इस साइड चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातुएं उपस्थित होती हैं उन धातुओं का क्या होगा, उन सभी धातुओं का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन की ज्यादा, तो इस बार इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। क्योंकि कॉपर है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन वाले का हमेशा क्या बनता है, कैथोड बनता है। इसका हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है, एनोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। ये डिपेंड करता है इसके साथ जुड़े हुए दूसरी धातु के इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो इसमें देखो ये कैथोड है, इस वाले में ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसके रूप में कार्य कर रहा है, यहाँ पे एनोड के रूप में। इस वाले में ये ऑक्सीडेशन, ये एनोड है, तो इस वाले में ये किसके रूप में कार्य करेगा, कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज है यहाँ पे पूरा सेल बना करके किसी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने में करते हैं। अब ये अर्थ में आता है कि यदि हम जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को ही जोड़ दें, इसके साथ में और किसी को ना जोड़े, केवल जिंक और कॉपर को ही जोड़े जाए, तो देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आता है कि ये वाला है इस बार जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक वाला होगा, ये इस साइड में जुड़ा हुआ है हमने कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये सेल बना लें इनको जोड़ करके। सेल बनाने के बाद देखें इसके अंदर क्या आता है, बन गया। जिंक की प्रवृत्ति पता ही अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इससे नीचे क्या था, कॉपर। ऊपर वालों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी ज्यादा होती है, नीचे वालों कम। जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनोड की तरह कार्य करेगा।
कॉपर की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है जबकि त्यागने की कम होती है। ग्रहण करने की ज्यादा है तो ग्रहण करने वाले क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड किस रिडक्शन कहाँ पे होता है आपको बता दो, कैथोड पे होता है। तो ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। अपने को पता है कि इसका अपने को क्या निकालना है, सेल का विभव निकालना है। तो किसके इक्वल आएगा, इसका फॉर्मूला बनता है ए लेफ्ट माइनस में ए राइट। लिख देगा, देखिए राइट और लेफ्ट ऐसे लिखा जाएगा। ये निकालेंगे फॉर्मूला, ये आगे फिर से आएंगे। इस तरह लिखना आपको राइट वाले का और इस तरह लिखना अपने को लेफ्ट वाले का। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने को पता है कि राइट साइड में हमेशा क्या होता है, कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैथोड और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे एनोड। हो गया, ये इनोड से निकाला। अब इनका पता है अपने को, ये क्वेश्चन में दिए हुए थे कि कॉपर वाले का तो होता है प्लस में 0.34 वोल्ट और जिंक वाले का होता है माइनस में 0.76 वोल्ट। रखेंगे फॉर्मूले में तो प्लस में आता है 0.34 है कैथोड वाले का, ये कैथोड है, माइनस ये माइनस और एक इसका खुद का माइनस है, ये वाला माइनस आया हुआ है। माइनस माइनस में 0.76 वोल्ट आ जाएगा, ये भी वोल्ट में माइनस माइनस प्लस होगा, 0.34 वोल्ट प्लस में 0.76 वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1 वोल्ट। ये आ जाएगा इसके अंदर। इस पूरे सेल का जो सेल विभव है वो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये रहेगा इसमें सेल विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वो एनोड बनाता है, वो हमेशा लेफ्ट में लिखा जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, ग्रहण करने की ज्यादा होती है, वो हमेशा राइट में लिखेंगे और वो हमेशा कौन सा होता है, कैथोड। ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इन दोनों से कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ जो सेल होता है उस सेल का इलेक्ट्रॉन विभव इस प्रकार से ज्ञात करेंगे जो कि 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।